All right. हाय, ब्रेक से पहले जो हमारी डिस्कशन हो गई कि किस तरीके से बेसिकली रूल्स के थ्रू हम एक प्रूफ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए रीजनिंग की थोड़ी सी बात करके लॉजिक साइड को वाइंड अप करते हैं, और इसी का एक्सटेंशन में एक और रीजनिंग को कंटिन्यू करते हुए एक और एग्जांपल है विम्पस वर्ल्ड की, उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से जिस तरीके से स्प्रिंकलर्स वाली हमने इसका एक प्रूफ बेसिकली स्टैब्लिश किया, इसी तरीके से रीजनिंग वाली जो पेंगुइन है, मिसाल के तौर पर पेंगुइन वाली जो एग्जांपल थी, जिसको हमने कहा था कि एक इनकंसिस्टेंट नॉलेज बेस है ये, तो उसकी अगर रीजनिंग स्टैब्लिश करना चाहें तो वो कैसे हो सकती है। तो मिसाल के तौर पे फर्स्ट रूल है पेट ऑफ रूममेट इज अ बर्ड implies that pet of roommate can fly. Pet of roommate is a penguin infers that pet of roommate is a bird. Pet of roommate is a penguin implies that pet of roommate can fly. नॉट के साथ तो can't fly हो जाएगा। Pet of roommate is penguin। अब इससे जितने भी रूल्स निकलेंगे इनडायरेक्टली वो आपको रूल्स तो बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, लेकिन ये सारे के सारे रूल्स इनकंसिस्टेंट ही हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने नॉलेज यूज किया इसके पीछे, और नॉलेज इनकंसिस्टेंट है, तो ये उसी को यूज करते हुए बनाया कि पेट ऑफ रूममेट इज अ बर्ड, मोडेस्पोनेन 4 और 2 रूल को मिला के बना दिया, इसी तरीके से और रूल्स को बना के बना दिया। तो अगर आपका इन शॉर्ट अगर आपका नॉलेज बेस सही नहीं होगा तो आपकी रीजनिंग भी सही नहीं हो सकती, आपका प्रूफ भी सही नहीं हो सकता। बेसिकली इस चीज को यहाँ पे वैलिडेट कर दिखाने का मकसद है। तो फिर क्या किया जाए, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बेसिकली हो जिसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकें कि क्या इसकी इन्फेरेंसिंग या इसका प्रूफ करना चाहिए, बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो एक उसकी जनरल स्ट्रेटेजी जो बुक में डिस्कस की गई है वो ये है कि अगर आप क्या करें कि अगर आपका एक सेंटेंस है ए, लेट से ए जिसका नाम है, अगर वो इंटेल हो रहा है, अगर उसको आप इंटेल करना चाहते हैं या इन्फर करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रूफ से पहले, रेजोल्यूशन से पहले आपको इन्फेरेंसिंग की लेयर आती है। तो इंटेल करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि नॉट ऑफ ए को बेसिकली नॉलेज बेस में ऐड कर दें, ठीक है, और चेक करें कि कितनी आपके पास कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, यानी ऐसी कंडीशंस जहाँ पे ए और नॉट ए को अगर कंपेयर किया जा रहा है या देखा जा रहा है तो वो कितनी कंडीशंस को ट्रू कंडीशंस को फॉल्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग, किसी भी नॉलेज बेस को या किसी भी नॉलेज को बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को यूज करते हुए सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, जिसको सीएनएफ कहा जाता है। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है आपके प्रेपोजिशन सिंबल्स का, ठीक है, जो कि कंबाइन वे पे होते हैं और एंड के साथ। मिसाल के तौर पे एक इसकी छोटी सी स्टेटमेंट लिख के मैं दिखा दूं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर अगर ये है ए, इसका और इसका तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म का जो वो होता है सीएनएफ कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म होती है, जो लिखी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जितने भी आपके prepositional सिंबल्स होते हैं, ठीक है, आप जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनके अगेंस्ट सिंबल्स की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप
हर सेंटेंस को एक प्रपोजिशन में कन्वर्ट कर देते हैं, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो लेट्स से ए और बी और सी एंड, और अच्छा जितने भी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, जो कि सेंटेंसेस जिनको मैं कह रहा हूँ, वो आपस में जो कनेक्टेड होते हैं वो एंड से होते हैं, ठीक है। तो ए और बी और सी एंड ए और बी और डी, ठीक है। और ये 2CNF लिखा हुआ है, 2CNF इसको इसलिए कहेंगे कि इसमें दो कंजक्टिव नॉर्मल, दो कंजक्शंस को मैंने मिलाया है। अगर इसको मैं यू कर दूं, तो ये 3CNF हो जाएगा, ठीक है। तो CNF का बेसिकली फायदा ये होता है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म का फायदा ये होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज को, लॉजिक्स को यूज करते हुए रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी नॉलेज बेसिस हैं, ठीक है, उनको हम कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ एंड और जो स्टेट हमारे जो लॉजिक्स होती हैं उनको, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे रूममेट स्वेट इन्फर्स दैट रूममेट स्वेट ऑफ रेन, और रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स बिकम्स, जिस तरह ये वाली बात जो की है, नॉट रूममेट वेट और रूममेट वेट ऑफ रेन और रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बेसिकली खुद ऐड करके नॉलेज बेस को आप फिर चेक करेंगे, ठीक है, कि कितनी स्टेटमेंट्स आपकी उसकी वजह से फॉल्स हो रही हैं, और उसकी बेस पे आप फिर फैसला करेंगे कि वाकई ए आपका इंटेल हो रहा है या नहीं हो रहा, या मतलब बेसिकली ए की वैल्यू से कोई कंक्लूजन ड्राइव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन में सारी स्टेट नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है सुलेमान, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी कंडीशन है उसके अगेंस्ट ऐसी कंडीशन लेना जो कि उसके अगेंस्ट हो। चाहे फॉल्स है तो उसकी ट्रू ले लिया, ट्रू है तो फॉल्स ले लिया। फॉल्स लाजमी नहीं है, कभी कभार आप फॉल्स के अगेंस्ट ट्रू भी लेके उसको ऑपोजिट स्टेटमेंट कह सकते हो, जो बुशरा ने कहा है ऑपोजिट स्टेटमेंट, ऑपोजिट बिल्कुल। तो ऑपोजिट स्टेटमेंट लेके आप उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हो। जैसे हमने ए स्टार एल्गोरिथम का आपको याद हो, तो हमने उसमें यही किया था कि एक हमने एक और गोल स्टेट हमने ली, और उस गोल स्टेट को, जो एक्चुअल गोल स्टेट थी, उसके अगेंस्ट प्रूफ करके ए स्टार को सही प्रूफ कर दिया था। तो वो बाय कॉन्ट्रडिक्शन हमने उसको प्रूफ किया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट रेजोल्यूशन क्या होती है कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, I1 लेट से एक स्टेटमेंट है, I2 एक स्टेटमेंट, और सो ऑन, तो इन सबको और के साथ आपने कंबाइन कर दिया एंड नॉट आई, ठीक है। तो इन दोनों को आपने, यूनिट रेजोल्यूशन ये है कि जितनी भी स्टेटमेंट है आपकी एक्चुअल, उसके साथ उसके नॉट बेसिकली ले लें, उससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या वाकई आई इन्फर कर रहा है किसी चीज को, नहीं कर रहा, ठीक है। तो मोडस पोनेन की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली, वो बेसिकली प्रूफ हो जाती है इसे से। एक और जनरल रेजोल्यूशन है, ये भी वही बात है, बस लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। जनरल रेजोल्यूशन में एक सेंटेंस की बात नहीं हो रही, मल्टीपल सेंटेंसेस की बात हो रही है। तो यहाँ वेरिएबल्स भी इसलिए चेंज हो रहे हैं, M1 M2 एम सो ऑन। और हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे भी अगेन कि आई और जितने भी हमारे लिटरल्स हैं कि वो क्या बेसिकली किस तरफ कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज का एक रेजोल्यूशन एल्गोरिथम भी है। रेजोल्यूशन एल्गोरिथम क्या कहता है कि जो भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ हो, यानी जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई हो, जो भी आपको रूल दिया हुआ है, उसकी आप कंजक्टिव नंबर फॉर्म बनाए, ठीक है। और ऐसे दो क्लॉजेस को फाइंड करें जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हों, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी हों। रेजोल्यूशन अप्लाई करें, तो जब रेजोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नया क्लॉज आएगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपके नॉलेज बेस का पार्ट नहीं होगा। अगर तो वो क्लॉज एम्प्टी आ रहा है रिजल्ट में, तो इसका मतलब ये कि आपका जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाइबल नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वो सेटिस्फाइबल है। सेटिस्फाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक रूल लिखा हुआ है, क्या वो रूल या जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या वो आपके नॉलेज बेस को सेटिस्फाई करती है नहीं करती। मिसाल के तौर पे आपने एक फैमिली ट्री का एक वो बनाया हुआ है, नॉलेज बेस बनाया हुआ है प्रोलॉग के अंदर। अब आप उससे क्वेश्चन करते हैं, क्या सन ऑफ सन, सन ऑफ सन क्या होगा, फादर का, ठीक है। बेटे का बेटा क्या होगा, तो नवासा कहलाता है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं। तो अगर तो वो नवासा दे रहा है उसका, या ट्रू या फॉल्स में उसका आंसर दे रहा है कि हाँ ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसका मतलब वो रेजोल्यूट कर पा रहा है, कंक्लूड कर पा रहा है।
अदरवाइज वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा तो वो फॉल्स दे देगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो अगेन ये वही वाली बात लिखी हुई है, पी एंड नॉट पी आप लेंगे तो आपको ये कंडीशन बेसिकली चाहिए। अगर आप ये इस कंडीशन को हासिल कर लेते हैं तो आपका जो रेजोल्यूट आप कर सकते हैं, पी एंड नॉट पी को लेके आप बेसिकली ऑपोजिट को लेके आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि कंक्लूजन इसका क्या होगा। कॉमन पार्ट्स को आप कट ऑफ कर देते हैं और जो अनकॉमन होता है उससे एक नया रूल बन के आ जाता है। जैसे मोडास्पोन एन में हम कर रहे होते हैं कि कॉमन पार्ट्स को हम काट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और नया एक हम रूल ड्राइव कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ हुआ है। एक और एग्जाम्पल है, रूम मेड वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, और इसका नॉट ले लिया, नॉट मेड वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स और स्प्रिंकलर्स ऑन। तो हम इन्फर कर सकते हैं स्प्रिंकलर्स ऑन कैसे, नॉट ऑफ स्प्रिंकलर्स ऐड करके। तो 2 और 3, ये जो 2 है और ये 3 हमने बनाया, ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को कॉमन लेके हम नॉट रूम मेड वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स एक नया हमने रूल ड्राइव कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम इन्फेरेंसिंग को यूज करते हुए रूल्स के थ्रू फर्दर रूल्स एक्सट्रैक्ट करके कंक्लूजन्स ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है आपको? रेजोल्यूशन ये है कि इन्फेरेंसिंग को यूज करते हुए या कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को यूज करते हुए, ठीक है, आप कंक्लूजन ड्राइव कर सकें। तो उस कंक्लूजन को ड्राइव करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट का आप निगेशन ले लेते हैं, नॉट ले लेते हैं, और उस नॉट को लेते हुए आप कॉमन पार्ट को कट ऑफ कर देते हैं और अनकॉमन पार्ट को यूज करते हुए एक नया रूल बना लेते हैं, और वो रूल ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा होता है, या अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो रूल नहीं बनेगा। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा होता है, वो रूल बन जाता है नया, और आप एक नई कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। जैसे यहाँ पे था कि रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, और रूममेट वेट बिकॉज ऑफ नॉट के साथ और स्प्रिंकलर्स ऑन, तो हमने स्प्रिंकलर्स ऑन का नॉट इन्फर कर लिया इससे। ठीक है, और इसी की बेस के ऊपर हमने एक नया रूल बना लिया, जो स्प्रिंकलर्स ऑन था, कॉमन पार्ट था, उसे कट कर दिया, और नॉट रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर नया रूल आ गया आपके पास। इस तरीके से तो आपने रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स नहीं था, इस ये आपने रेजोल्यूट कर लिया इस नॉलेज को यूज करते हुए। क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब यही है ना कि वो स्प्रिंकलर्स की वजह से गीला नहीं था। ठीक है, और स्प्रिंकलर्स ऑन थे, तो आपने ये कर लिया कि स्प्रिंकलर्स का मतलब ऑन नहीं थे क्योंकि वो स्प्रिंकलर्स की वजह से गीला नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही निकलता है, इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि रूममेट गीला नहीं था स्प्रिंकलर्स की वजह से। तो आपने रूल्स की बेस के ऊपर नया रूल, नई कंक्लूजन ड्राइव कर ली। क्लियर है? यही रेजोल्यूशन है। सबको क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं तो पूछ ले। अली सलमान का कौन सा पार्ट रिपीट कर दूं, स्पेसिफिक बता दो तो बेहतर है। पूरा रिपीट करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। रेजोल्यूशन एल्गोरिथम तो ये कहता है कि जो भी आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, उसको आप कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें और 2 क्लॉजेस उसमें से बनाएं। ठीक है, जो मैंने जिस तरीके से अभी लिख के दिखाया था, तो वो एक जो ब्रैकेट था बेसिकली एक क्लॉज था। तो 2 क्लॉजेस ऐसे फाइंड कर लें जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, जैसे पी और नॉट ऑफ पी, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। रेजोल्यूशन अप्लाई करें, और रेजोल्यूशन जब आप अप्लाई करेंगे तो कॉमन पार्ट्स कट हो जाएंगे और नॉट कॉमन पार्ट्स बच जाएंगे। तो नॉट कॉमन पार्ट्स से आप बेसिकली एक नया फॉर्मूला बना लेंगे जो कि सेटिस्फाइबल होगा ऑलरेडी। ठीक है, ये रेजोल्यूशन एल्गोरिथम का काम है। अगर आपका क्लॉज एम्प्टी आता है रिजल्ट में, यानी 2 आपने कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स ले लिए और उसके बाद आपके पास एम्प्टी क्लॉज रिजल्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाइबल नहीं है। ठीक है, तो वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने करा कि हमने एक रूल के थ्रू एक नया रूल निकाला, और उस नए रूल के थ्रू हमने एक चीज को कंक्लूजन के ऊपर आ गए कि वाकई में रूममेट हमारा जो गीला नहीं था, वो स्प्रिंकलर्स ऑफ थे, इस वजह से वो उसकी वजह से नहीं, वो बारिश हुई थी, इसका मतलब ये है। तो ये एक और कंक्लूजन के ऊपर हम लोग आ गए, ये वाली बात प्रूफ की है। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बाकी बता दो भाई। चले जी,
अच्छी बात है। चलें, अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए एक और बेसिकली अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अप्रोच क्या कहती है? वो अप्रोच ये रेजोल्यूशन के आगे रीजनिंग है बेसिकली कि जब हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, ठीक है, तो नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन के लिए नॉलेज तो हमने बना ली, ठीक है। अभी तक हमने जो लॉजिक का पार्ट देखा वो नॉलेज बनाने का पार्ट था कि नॉलेज कैसे इस्टेब्लिश होगी या जो हम बात कह रहे हैं, जो हम रूल कह रहे हैं, वो कैसे इस्टेब्लिश होंगे, उनको हम वैलिडेट कैसे कहेंगे। तो जब एक चीज बन जाए उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट पार्ट है एक, ठीक है। उस रिप्रेजेंटेशन के लिए जो यही बेसिकली आपको अप्रोच देता है, दैट इज रीजनिंग इंजन। कि आप क्या करें कि आप जो भी आपके पास रूल्स बन गए हैं, आपके पास लॉजिक स्टेब्लिश हो गई है, उस लॉजिक को यूज करते हुए आप एक रीजनिंग इंजन बना दें जो कि बेसिकली उस प्रॉब्लम को उन रूल्स या सेट ऑफ रूल्स को यूज करते हुए सॉल्व करेगा। ठीक है, तो जितनी भी हमने अभी तक मतलब आज के टॉपिक से पहले जो सर्च एल्गोरिथम्स पढ़े थे वो मेटा प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, आज हम जो मतलब जो हमने डिस्कस किया, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये रीजनिंग इंजन है। ठीक है, जो कि जनरल होता है, और जनरल किस सेंस में कि रूल्स के लिहाज से जो भी आपके रूल्स होते हैं आप रूल्स बताते हैं, उस रूल्स के लिहाज से बेसिकली लॉजिक ड्राइव होती है। लॉजिक ड्राइव होने के साथ आपके पास रूल्स आ जाते हैं और रूल्स के थ्रू आपका इंजन, जो आपका एजेंट है, बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो विम्पस वर्ल्ड एक गेम है, सिंपल सा छोटा सा गेम है। उस गेम को हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस रीजनिंग इंजन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो विम्पस वर्ल्ड का गेम है, ठीक है, उसमें एक विम्पस है जो कि एक जाइंट है, जो कि आपके ये आपका प्लेयर है, सो खा जाएगा। आपका प्लेयर है, इसके पास कुछ एरो वगैरह है जिससे ये विम्पस को मार सकता है या कुछ कर सकता है। रूल्स वगैरह है कुछ गेम के, और आपका टारगेट ये कि आप गोल जो है आपका वो है गोल्ड हासिल करना, और हासिल करके वापस अपने गोल पे आ जाना। ठीक है, तो हमेशा आप जो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट आप हमेशा करेंगे 1,1 पोजीशन से। इसको आपने 4x4 के मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया गेम को। ठीक है, 4x4 की मैट्रिक्स है, उसमें पूरा गेम डिवाइड। तो आपकी स्टार्ट पोजीशन 1,1 ये हमेशा सेफ होगी, यानी ये सेफ पोजीशन है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। टारगेट आपका गेन गेट द गोल्ड, गोल्ड है। प्रॉब्लम जो है आपके पास वो ये है, आपका एनवायरनमेंट एक तो नेचर वाइज स्टैटिक है। प्रॉब्लम वन ये है कि आपके पास बिग हेयरी डेंजरस विम्पस है जो कि आपको खा जाएगा। आपके पास स्टेंच है, उसकी स्मेल है जो कि विम्पस की एक ब्लॉक पहले आपको आने लग जाएगी। ठीक है, और आपके पास पिट्स हैं जिनसे आपको बचना है, बॉटमलेस पिट्स। अगर आप इन पिट में गिर गए तो आप आउट हो जाएंगे। लेकिन पिट से पहले जो भी बॉक्स होगा, जो भी ब्लॉक होगा, उसमें आप ब्रीज को फील कर सकते हैं। तो आपका जो एजेंट है उसके पास डिफरेंट सेंसर्स होंगे जिसके थ्रू वो स्मेल एंड फील कर रहा होगा स्टेंच और ब्रीज को, और उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन लेते हुए बेसिकली गोल तक पहुंचेंगे। बज़ाहिर तो ये गेम देखने में कोई मुश्किल नहीं है कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3rd स्टेप या 1 स्टेप 2 स्टेप 3rd स्टेप पे हम पहुंच जाए। लेकिन जब ये काम एआई को देना हो तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। क्यों, देखते हैं। लेट्स से पीएस लिख लेते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। परफॉर्मेंस मेजर क्या है? अगर गोल्ड मिल गया तो 100 पॉइंट 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको पिट में गिर गए या आपको खा लिया विम्पस ने तो -1000। -1 कॉस्ट है आपकी हर एक्शन की, -10 कॉस्ट है एरो को यूज करने की जो आपके पास एरो है। एनवायरनमेंट आपका 4x4 का ग्रिड है जो कि रूम्स का कलेक्शन है। हर रूम में कुछ ना कुछ चीज है, या तो रूम एम्प्टी है, या तो उसमें गोल्ड है, या तो विम्पस है, या तो पिट है, या तो ब्रीज है। एक्चुएटर्स या मूविंग पार्ट आपके जो है वो मूव फॉरवर्ड है, टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, टर्न राइट 90 डिग्री, ग्रैब है, शूट। शूट बेसिकली एरो शूट करेगा, ग्रैब का मतलब गोल्ड ग्रैब करना है, और टर्न राइट लेफ्ट बेसिकली आपकी टर्निंग है। सेंसर आपके पास ऑल्फैक्टरी है स्टेंच को फील करने के लिए, टच है ब्रीज और पिट को और हार्डनेस और वॉल को चेक करने के लिए, विजन है गोल्ड को देखने के लिए, ऑडिटरी
विम्प्स की स्क्रीम है, जैसे गेम्स में नॉर्मली होती है हु हा करके, ठीक है, बच्चों के गेमों में जैसे हुआ करती थी, तो वो वाली चीजें हैं, ठीक है। तो अगर ये सेट ऑफ एक्शंस जो है, अगर हम इनको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास एक्शंस है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, ठीक है। तो अल्फास बेसिकली आर द कलेक्शन ऑफ एक्शंस, ठीक है, फॉरवर्ड, टर्न, लेफ्ट, टर्न, राइट, ग्रैब, शूट। और हर एक्शन 0 और 1 की बेस के ऊपर होगा, यानी अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो फॉरवर्ड वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। अगर आप फॉरवर्ड के साथ टर्न लेफ्ट कर रहे हैं तो ये दोनों 1 हो जाएंगी, बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 1 का मतलब इनकी ट्रुथ वैल्यू है, आइदर ऑन या ऑफ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रहा है? सिंपल है, सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है बहुत, ठीक है। इसी तरीके से आपके सेंसर जो हैं वो x1, x2, x3, x4, x5 है, और इनकी भी वैल्यूज हैं, स्टेंच है, ब्रीज है, वॉल है, ग्लिटर है, स्क्रीम है, और इनकी भी वैल्यू 0 1 की बेस पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, कि आइदर स्टेंच होगी, आइदर ब्रीज होगी, आइदर स्टेंच और ब्रीज होगी, आइदर वॉल होगी, जो भी वैल्यू, जो भी चीज अवेलेबल होगी इस रूम में, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो चीज नहीं होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये स्टार्टिंग पोजीशन है, तो आपका एजेंट कुछ भी सेंस नहीं कर रहा, नो ब्रीज, नो स्मेल, नथिंग, तो हर वैल्यू 0 है, ठीक है। जो आपके जो सेंसर्स हैं सारे ऑफ हैं, ठीक है। अभी तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट भी ओके है, राइट टॉप भी ओके है, ये राइट भी ओके है आपके लिए, ठीक है। लेट्स से हम राइट पे चले गए, राइट पे जाने के बाद इसने फील की ब्रीज, तो ब्रीज का सेंसर ऑन हो गया, ठीक है। आगे अब पिट यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये फैसला करना है इसको, क्योंकि हमने बोला कि ब्रीज एक बॉक्स पहले वो फील करेगा, तो इसके आगे 2 रूम्स हैं, या एक 2 बॉक्सेस हैं, एक टॉप पे बॉक्स है, एक राइट पे बॉक्स है, तो पिट किस पे? अब इसको ये डिसीजन लेना है, ठीक है, ये इसको रीजन करना है इसके ऊपर। तो क्या करेगा ये, क्या करेगा, ये वापस आएगा और ऊपर वाले बॉक्स में चले जाएगा, इस वाले को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया, इस वाले पे आ गया। अब यहाँ पे जब आया पोजीशन 2,1 पे, तो यहाँ पे इसको स्टेंच फील हुई, जो विम्पस की स्मेल थी वो फील हुई। अब इसके पास और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि जब मैं यहाँ तक पहुंचा था, यहाँ पे तो खाली ब्रीज थी, तो पिट यहाँ तो यहाँ हो सकती थी, यहाँ तो यहाँ हो सकती थी, अब मैं इस स्टेप पे आया हूँ, अब मुझे स्मेल भी आ रही है, तो विम्पस यहाँ तो इस बॉक्स के अंदर है, या तो इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अब इसका रीजन करना है, ठीक है। अच्छा, पिट का जो रूल है वो सबके लिए सेम है, अगर विम्पस भी पिट में जाएगा तो विम्पस भी गिर जाएगा और विम्पस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो उसी एनालॉगी को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग जिस पोजीशन पे हैं, यहाँ पे ब्रीज नहीं है, न यहाँ ब्रीज है न यहाँ ब्रीज है, एक ये बात। दूसरी बात, जब मैं इस पोजीशन पे था तो यहाँ पे स्मेल नहीं थी, ये इसका मतलब ये जो बॉक्स है, ना तो यहाँ पे पिट है, ना तो यहाँ पे विम्पस है। विम्पस इस वाली पोजीशन पे है, पिट इस वाली पोजीशन पे है, तो ये हमने रेजोल्यूट कर लिया बाय द हेल्प ऑफ रूल्स। आप देख रहे हो जो रूल्स बनाए थे उसका फायदा बेसिकली क्या हुआ, तो 2,2 इसका मतलब एम्प्टी है ना, लेकिन उस एम्प्टी तक पहुंचने के लिए हमने इसको जस्टिफाई किया है पहले, ये नहीं मैंने हमने आंखें बंद करके कह दिया, हमने इसको एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोरेशन के बाद हमने इसको कंक्लूड किया बाय इन्फेरेंसिंग, बाय लॉजिक, बाय रेजोल्यूशन, कि यहाँ पे नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, नहीं या यहाँ पे विम्पस है तो क्यों है, और यहाँ पे पेट है तो क्यों है। तो उसकी उसकी रीजंस हमने बेसिकली आइडेंटिफाई करे, ठीक है। फिर हमारा एजेंट अब इस बॉक्स में मूव हो जाएगा, इस बॉक्स में मूव होने के बाद अगेन कोई सेंसर आपका ऑन नहीं है, यहाँ पे भी ओके लग रहा है, यहाँ पे भी ओके लग रहा है, ठीक है। तो आप ऊपर वाली पोजीशन पे चले जाएं, गोल्ड आपको मिल गया, गोल्ड लें और वापस आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने विम्पस को ऑटोमेट करने की कोशिश करी। तो अगेन बाय द हेल्प ऑफ लॉजिक जो हमने पढ़ी है आज, ठीक है, सिंटैक्स, सिमेंटिक, इन्फेरेंसिंग, हमने बेसिकली इस चीज को, ये जो रूल्स हैं इनके रूल्स बना लिए, और इन रूल्स के थ्रू हमने इन प्रॉब्लम्स को, सारा को जो भी हमारे प्रॉब्लम थे उसको पूरे को सॉल्व कर लिया, ठीक है।
और जस्टिफिकेशंस भी हमारे पास आ गई कि ये जो हम जिस चीज को कह रहे हैं कि ये जो रूल हम कह रहे हैं कि हाँ वाकई में इस पोजीशन पे अगर पिट नहीं है या विम्पस नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हमने जस्टिफाई कर लिया। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ लॉजिक। एंटेलमेंट का मतलब अगेन यही होता है, if A entails B, sentence B, if A is true, then B must be true. लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस भी कहते हैं इसको, एंटेलमेंट भी कहते हैं, इन्फेरेंसिंग भी कहते हैं एक तरीके से। तो इसमें एंटेलमेंट भी अगर इंटीग्रेट कर लें हम लोग, ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे जो हमारा नॉलेज बेस है 1,1 1,2 विजिट करने के बाद पीएस कोई पीएस हमारे रूल्स ऑफ गेम जो है वो पीएस है, 1,1 पे कुछ नहीं है, 2,2 पे 1,2 पे सॉरी ब्रीज है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, एंटेलमेंट को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम सेट ऑफ एक्शंस, पॉसिबल एक्शंस हैं उनका सेट बना लेंगे, पॉसिबल कंक्लूजन्स का एक सेट बना लेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है जब हम इस वर्ल्ड को एक्सपेंड कर रहे हैं, जब हम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक तो ये है कि मैं आइदर 2,1 रूम पे चले जाऊँ, आइदर मैं 2,2 रूम पे चले जाऊँ, आइदर मैं 1,3 रूम पे चले जाऊँ। लेकिन क्योंकि हमने ब्रीज को सेंस किया है, ठीक है, और हम पिट में भी नहीं गिरना चाहते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी अगेन थोड़ी सी मैथमेटिक्स से हेल्प लेंगे और जितने भी हमारे पॉसिबल रूम्स हैं उनके पॉसिबल एक्शंस बना लेंगे पिट और नो पिट की बेस के ऊपर, और हर रूम के ऊपर कंक्लूजन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि आइदर इस रूम में पिट है या नहीं है। तो मिसाल के तौर पर 2,1 में पिट नहीं है, 2,2 में पिट नहीं है, 1,3 में पिट नहीं है, ठीक है। तो अगेन फिर ये इंटेलमेंट को यूज करते हुए हम लोग जो हमने काम यहाँ पे किया है, ये बेसिकली इंटेलमेंट का ही काम था। हमने यहाँ पे जस्टिफिकेशन करी है कि यहाँ पे स्मेल नहीं है और ब्रीज है, ठीक है, और यहाँ पे इस वाले ब्लॉक के अंदर ब्रीज नहीं है, ठीक है, और स्मेल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि विम्पस यहाँ पे नहीं हो सकता और ना ही यहाँ पे पेट हो सकता, ये एम्प्टी है। इस तरीके से बेसिकली हमने आ, ये इंटेलमेंट को यूज करते हुए इस चीज को किया है। तो ये जो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उसको हमने बेसिकली इस विम्पस वर्ल्ड की एग्जाम्पल के ऊपर हमने आज मैप करा है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, गुड है, अच्छी बात है, सबको क्लियर है तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझसे क्विज के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे दानिश, पूछो। टू पे ब्रीज था तो हम टू पे क्यों गए? एक मिनट, टू किसकी बात कर रहे हो? टू पे तो हम इसलिए गए थे कि हमने, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई एक एग्जाम्पल, कोई ना कोई एक पाथ तो लेना ही था ना। मैं एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ, ये दानिश बोल रहा है कि वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से एग्जाम्पल को। ठीक है भाई, देखो हम विम्पस वर्ल्ड की एग्जाम्पल जो हमने लॉजिक का टॉपिक पूरा पढ़ा है उसको मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने ये कहा कि हमारे पास जब रूल्स बन जाते हैं तो उन रूल्स को अभी यूटिलाइज भी करना, जाहिर सी बात है, एआई के अंदर। तो उसके लिए रीजनिंग इंजन बेसिकली बनाया जाता है। ठीक है, रीजनिंग इंजन का काम क्या होता है कि वो उन रूल्स, जो हमने रूल्स बनाए, जो लॉजिक बनाई है, उसको यूज करते हुए उस वर्ल्ड के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो हमने रूल्स बनाए उसको यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए। ठीक है, तो हमारे पास विम्पस वर्ल्ड है जिसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं। एक तो हमारे पास, हम लोग जिस पोजीशन से हमेशा स्टार्ट कर रहे हैं वो हमेशा सेफ पोजीशन होगी। ये हमारा प्लेयर है जिस जो कि बेसिकली जिसको हम यूज करते हुए प्ले कर रहे हैं, और जो प्ले कर हमेशा 1,1 पोजीशन, इसको हमने 4x4 की ग्रिड में ब्रेक डाउन कर दिया वर्ल्ड को। ठीक है, ये स्टैटिक वर्ल्ड है, जो चीज जहां पर है वहीं पे रहेगी। ठीक है, तो हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे 1,1 पोजीशन से, ठीक है, जो कि हमेशा सेफ होगी। उसके बाद हम लोग फर्दर पोजीशंस को एक्सप्लोर करेंगे और हमारा गोल है कि हम लोग गोल्ड को हासिल करें और वापस आके विन हो जाए। प्रॉब्लम एक जो है हमारा वो विम्पस है, जो कि एक स्मॉल बिग हेयरी स्मेली डेंजरस है, जो कि हमें खा जाएगा। ठीक है, और उसकी निशानी क्या है कि एक ब्लॉक पहले या एक रूम पहले हमें उसकी स्मेल आ जाएगी, स्टेंच जिसको हम कह रहे हैं।
इसी तरीके से हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो पिट है, बॉटमलेस पिट्स हैं, लेकिन पिट से पहले भी एक निशानी है कि ब्रीज आपको आ जाएगी, ब्रीज फील हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया कि पीएस बना लिया इसके लिए। और पीएस को यूज करते हुए हमने हमने कुछ रूल्स बना लिए। ठीक है, रूल्स क्या बना लिए कि जो भी हमारे एक्शंस हैं, ठीक है, उनको हमने एक एरे या एक लिस्ट ऑफ एक्शंस को, ठीक है, अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ग्रैब, शूट। ठीक है, तो इन एक्शन में से जो भी हम एक्शन ले रहे होंगे, जो हमारा एजेंट एक्शन ले रहा होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज 0 होगी। सिमिलरली सेंसर्स के लिए भी हमने यही काम किया। X1, X2, X3, X4, X5, और जो स्मेल है, स्टेंच है, ब्रीज है, वॉल है, ग्लिटर है, स्क्रीम है, तो जितनी भी चीजें थी उस उनको हमने 0, 1 से मैप कर लिया। 0, 1 का मतलब यही है अगेन यहाँ पे भी कि सेंसर ऑन होगा या ऑफ होगा। तो जो सेंसर ऑन है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जो सेंसर ऑफ है वो 0 हो जाएगा। अब इस वर्ड को सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो हम जब स्टार्ट पोजीशन पे, तो कोई भी सेंसर हमारा ऑन नहीं है, नो ब्रीज, नो स्मेल, नथिंग। ठीक है, तो इसलिए सेंसर सारे ऑफ है। अब हमारे पास दो पोजीशंस थी। ठीक है, या तो हम ऊपर चले जाते हैं या तो हम राइट पे चले जाते हैं। अब इन दोनों में से किसी से भी शुरू कर सकते हो। इस एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने राइट से शुरू किया है। ठीक है, आप चाहते हैं आप ऊपर से भी शुरू कर सकते थे, डजेंट मैटर। ठीक है, आगे आके आपको इसी स्टेप पे या यहाँ पे आके ब्लॉक होना पड़ता। ठीक है, तो इसने भी यही काम किया है कि पहले इसने इस ब्लॉक को एक्सप्लोर किया क्योंकि इसमें ब्रीज थी। ठीक है, इस ब्रीज की बेस के ऊपर इसने देखा कि अच्छा ये ब्रीज है, तो हो सकता है पिट या तो इस बॉक्स में या तो इस बॉक्स में। तो ये वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आया और ऊपर चला गया। ठीक है, आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आप यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगेन रीजनिंग तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर आप जब ऊपर गए तो आपने फील किया कि स्टिंच, इस बॉक्स में स्टिंच है, तो इसका मतलब है कि या तो ऊपर वाले बॉक्स में, ऊपर वाले रूम में, या तो ये राइट वाले रूम में, इन दोनों में से एक रूम के अंदर स्मेल है। तो इसका मतलब है कि विम्पस इन दोनों से एक रूम में। अच्छा, इस रूम के बारे में खुसूसियत अब आपको ये पता चल गई कि यहाँ पे या तो पिट होगी या तो विम्पस होगी, दोनों में से एक चीज होगी, दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पिट होगा तो विम्पस उसमें गिर के वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ब्रीज नहीं आ रही, तो इसका मतलब यहाँ पे पिट नहीं है। ठीक है, और जब आप इस रूम पे आए थे तो आपको यहाँ पे स्टेंच नहीं आई थी या स्मेल नहीं आई थी, इसका मतलब विम्पस भी यहाँ पे नहीं है। तो ये जस्टिफाई करता है, ये कंक्लूजन पे लेकर जाता है कि ये रूम हमारा एम्प्टी है। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे की कि सिंस देयर इज नो ब्रीज, एज देयर इज नो स्मेल, so there in this box or in this room there can't be any pit, there can't be any विम्पस। ठीक है, तो विम्पस यहाँ पर है, पिट यहाँ पर है, तो आपका एजेंट अब राइट में मूव करेगा और ऊपर जाके गोल्ड ले लेगा, खत्म, और वापस अपने होम पे आ जाएगा। और जो जो सेंसर्स ऑन होंगे उनकी वैल्यू 1 और 0 के बेस के ऊपर चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ तो लेकिन आप, ठीक है, गोल्ड वाले में ये है ना, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इस बॉक्स को भी एक्सप्लोर कर चुके हो, आप इस वाले बॉक्स को भी एक्सप्लोर कर चुके हो। या तो आप राइट पे जाओगे या तो ऊपर जाओगे। ठीक है, तो आप ऊपर चले गए तो आपको गोल्ड मिल गया, आप इस वाले से जाके आप रिविजिट कर लो, आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल लंबी हो जाएगी, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ेगी। कॉस्ट की भी तो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है ना हर दफा, लिखा हुआ है ना -1 फॉर ईच एक्शन, तो आपकी ये भी तो टारगेट होगा कि कॉस्ट कम लगे। अच्छा, ये अटेंडेंस दे दें, और एक और अटेंडेंस तो नेक्स्ट में दिएगा, मैं एक दफा दोबारा रिस्टार्ट करूंगा सेशन। एक चीज रह गई डिस्कस करना, वो क्या थी, क्विज के बारे में कोई पूछ रहा था, क्विज के क्वेश्चन का क्या पूछ रहे थे, केस स्टडी का क्या, क्या बता दूं उसको, केस स्टडी का, केस स्टडी का क्या बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं वो, अच्छा। नहीं, क्विज है नहीं, अभी अभी नहीं है। वो क्विज मैंने दिया था लास्ट टाइम दिया था शायद। वो क्विज 2 था, क्विज 3 था आप लोगों का, मुझे तो ये भी क्विज 2 था ना, एक और क्विज भी लेना है आप लोगों का मुझे। वो सारे क्विजेज हो जाए एंड में समझाऊंगा उसको फिर मैं, अभी नहीं, वो उसको रहने दो अभी, अटेंडेंस दे दो।
क्विज 1 के मार्क्स कौन सा के नहीं आए, 1 के नहीं है, 2 के नहीं है? अली सलमान, मैंने शायद अपलोड कर दिए दोनों के। 2 के नहीं है, मैं देख लूंगा। आजकल मैं तो शायद नहीं कर पाऊँ, वैसी तबीयत थोड़ी डाउन है, देखता हूँ, कोशिश करूंगा। एलएमएस पे 1 के नहीं है, 2 के हैं। अच्छा, मैं दोनों चेक कर लूंगा भाई, दोनों चेक कर लूंगा, कंफर्म कर लूंगा। रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स में गूगल क्लासरूम पे डाल देता हूँ अभी, ठीक है? तो परेशान मत हो, रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स पे डाल देता हूँ उस पर। अटेंडेंस सबकी हो गई, सबने दे दी अटेंडेंस? मैं देख लूंगा, चलो जैन में उसका डाल दूंगा। बाकी जिसका जो नहीं दे सका था, एक और क्विज है तो उससे बैलेंस हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।